हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी क्लास है यूकेएसएससी के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में से ये एक है। आपका उत्तराखंड का पुलिस का एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का आपका एग्जाम है, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, जो भी आपका यूकेएसएससी का एग्जाम है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। 5000 प्लस एमसीक्यूज हम आपको कराएंगे। और इससे पहले जो हमारा टारगेट है कि आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का आपका एग्जाम है इसके लिए आपको कम से कम 50 सेट दे दे या फिर इससे ज्यादा सेट आपको प्रोवाइड करवा दे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इन 50 सेट को अगर क्लियर ठीक से पढ़ पाते हो तो मैक्सिमम प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हम डिटेल से आंसर प्रोवाइड कराते हैं और भी अच्छा आपके लिए आगे हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो यहाँ पे बीएस नेगी सर की बात करते हैं, पेज नंबर 10 को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात करते हैं दोस्तों, ये है पहला क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्लास है, जैसे कि जो हमारी क्लास थी उत्तराखंड की जो जिला दर्शन वाली क्लास है, तो दोस्तों यह भी एक जिला दर्शन का प्रकार ही है, क्योंकि यहाँ पे भी हम जिला दर्शन को टॉपिक वाइज देख रहे हैं, क्योंकि बीएस नेगी सर की बुक ही जिला दर्शन से रिलेटेड है। शुरुआत के जो क्वेश्चन है वो जिला दर्शन के ही है, लगभग जो 40-50 जो पेजेस हैं उत्तराखंड में वो जिला दर्शन के ही हैं। तो हम यहाँ पे ये भी आपको करवा रहे हैं, डिटेल के साथ करवा रहे हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि देहरादून को एक पृथक स्वतंत्र जिले के रूप में कब प्रकाशित किया गया। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की भाषा आपको समझनी है दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा गया है और क्वेश्चन में आपको समझना है और डिटेल से समझना है। देहरादून को एक पृथक स्वतंत्र जिले के रूप में कब प्रकाशित किया गया? 1825 में, 1829 में, 1828 में या फिर 1871 में? तो बताइए जरा, कब देहरादून को एक पृथक स्वतंत्र जिले के रूप में प्रकाशित किया गया? भाषा समझना क्वेश्चन की। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप 1817 जा रहे होंगे बहुत से कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिखाई दे रहा है, 1871। अभी इसकी डिटेल व्याख्या आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा, जरा पहले यह बताइए कि देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? 1971 में, 1973 में, 1975 में या फिर 1969 में, यानी 1969 में? तो बताइए ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा इसका सही होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो सी है, 1975। ये बिल्कुल सही है। अब यहां पे इन दोनों प्रश्नों की डिटेल व्याख्या देखिए। हमने आपको देहरादून जिला दर्शन पढ़ाया था, वहां पे हमने आपको ये पढ़ाया था। अगर आपने वह क्लासेस ली होगी दोस्तों तो अब आपका रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए प्रशासनिक विकास क्रम की बात करते हैं देहरादून की। तो देखिए 1817 में देहरादून को एक जिले के रूप में घोषित किया गया। जिले के रूप में 1817 में देहरादून को घोषित किया गया। लेकिन दोस्तों यहां पे यह भी आपको ध्यान रखना है कि जब जिले के रूप में घोषित किया गया तो यह सहारनपुर से अटैच था। इसके जो महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक निर्णय होते थे, कार्य होते थे, ये सहारनपुर से होते थे। लेकिन बाद में इसे स्वतंत्र रूप से, अलग पृथक रूप से जो स्वतंत्र जिले के रूप में जो घोषित किया गया ये 1871 में किया गया। और इस तिथि को आपको ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कब पृथक जिले के रूप में? 1871 में। सिंपल पूछा जाए देहरादून जनपद की स्थापना कब हुई? 1817 में हुई। पृथक पूछा जाए तब कहां होगी? 1871 में हुई। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पर कुछ और फैक्ट देखिए कि 1825 में यहां पे ट्रेल था, है ना? तो 1825 में ट्रेल को लगा कि चलो देहरादून को क्या करते हैं, कुमाऊं मंडल में शामिल कर देते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया, कुमाऊं मंडल में शामिल किया। और फिर कुछ समय बाद यानी अगले 2-3 साल बाद, जैसे 1828 के आसपास, देहरादून और जौनसार भाबर क्षेत्र के लिए एक अलग डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। देखिए डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति अलग रूप से देहरादून के लिए कब हुई? 1828 में हुई। 1828-29 यानी दो तिथि आती है, 1828 आती है, कहीं पे 1829 आती है। तो देहरादून और जौनसार भाबर क्षेत्र के लिए अलग डिप्टी कमिश्नर की जो नियुक्ति हुई थी वो 1828 में हुई थी। फिर बाद में 1829 में ही देहरादून और जौनसार भाबर को मेरठ मंडल में ला लिया गया। ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि देहरादून को मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया? 1829 में शामिल किया गया। और फिर दोस्तों आपको यहां पे यह ध्यान रखना है कि जून 1975 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। कब किया गया? गढ़वाल मंडल में 1975 में किया गया। लेकिन दोस्तों यहां भी देखिए कि जो देहरादून nic.in की वेबसाइट है, यानी देहरादून की ऑफिशियल जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहां पे जो तिथि है 1968 है। तो क्योंकि उत्तराखंड के क्वेश्चन विवादित होते हैं
तो विवादित होने के कारण ये वाला प्रश्न भी विवादित है। तो 1968 भी आप ध्यान रखना, 1975 भी आप ध्यान रखना, ऑप्शन में जो भी आए उस हिसाब से इसे करना। पहली प्रायोरिटी 1975 रखना अगर दोनों ऑप्शन में आए, नहीं तो अगर 1975 ऑप्शन में ना आए तब 1968 रखना। तो ये तो हो गया देहरादून का विकास क्रम। अब बात करते हैं यहां पे तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी देहरादून जनपद की तहसील नहीं है। अब थोड़ा डीप प्रश्न बनेंगे तो आपको तहसील भी पूछेगा कौन सी है, और देहरादून की तो याद होनी चाहिए क्योंकि ये तो हमारा क्या है, ये हमारी राजधानी है। तो त्यूणी, डोईवाला, ऋषिकेश या फिर रायपुर। तो बताइए जरा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपके कमेंट्स हम चेक करते हैं दोस्तों, तो ये मत सोचिएगा कि आप कमेंट्स करते हैं हम कमेंट्स देखते नहीं है। हर बार आपके जो भी कमेंट्स होते हैं हम देखते हैं, उनका रिप्लाई भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, त्यूणी, डोईवाला, ऋषिकेश या फिर रायपुर। तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दीजिए दोस्तों इसका राइट आंसर। जी हां दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा जो ऑप्शन नंबर सी है यह गलत है, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। तो रायपुर तहसील नहीं है, रायपुर देहरादून जनपद की तहसील नहीं है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। यहां पे आपको जो तहसील दिखने को मिलेगी वो 7 तहसील देखने को मिलेगी, और 7 तहसील कौन सी है अभी आपको मैप में समझाएंगे। फिर दूसरा देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 4, देहरादून जनपद में कुल ब्लॉक कितने हैं। देखिए पहले तो तहसील हो गए, अब ब्लॉक की बात की गई है। तो ब्लॉकों की संख्या यानी जो विकास खंड की जो संख्या है देहरादून में, कितने विकास खंड है। तो देहरादून में विकास खंड की संख्या कितनी है, यह है दोस्तों 6। कितनी है, 6 है। और तीसरा यानी 5वां क्वेश्चन है यहां पे अगला क्वेश्चन कि देहरादून जनपद में कुल कितनी विधानसभा सीट आरक्षित है। तो कितनी विधानसभा सीट आरक्षित है, तो देहरादून जनपद में जो विधानसभा सीट आरक्षित है वो आपको मिलेगी कितनी, वह मिलेगी आपको 2। कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। एक तो चक्राता मिलेगी और दूसरी कौन सी मिलेगी, जरा कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए कि दूसरी विधानसभा सीट कौन सी है, आगे आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों यह तीनों प्रश्न आपने देख लिए, 5 प्रश्न यानी 3, 2 पहले के 3 ये, तो 5 प्रश्न हो गए। अब इसकी थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। देखिए यह है देहरादून जनपद, और देहरादून जनपद में सबसे पहले बात करेंगे तहसील की जो 7 है, और ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक कितने हैं, 6 हैं। अब आ जाइए यहां पे सबसे ऊपर, देखिए ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यह है त्यूणी। तो सबसे ऊपर क्या है, त्यूणी है। सबसे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको, त्यूणी दिखाई दे रहा है, यानी त्यूणी देहरादून जनपद का सबसे ऊपरी पार्ट है। फिर थोड़ा नीचे आने पर चक्राता, फिर कालसी, और इधर नीचे आने पर आपको मिलेगा विकासनगर। अगर दोस्तों मैं एग्जामिनर होता और मुझे पेपर शेयर करने के लिए कहा जाता और मुझे बोला जाता है कि आपको टफ प्रश्न बनाने हैं, तो मैं टफ प्रश्न ऐसा बनाता कि जैसे यहाँ पे ये है कि इन्हें दक्षिण से ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर लगाइए, और इन्हीं का विकास क्रम आपको देता है। यहाँ पे जैसे विकासनगर, कालसी, चक्राता, त्यूणी, चक्राता, त्यूणी, कालसी, विकासनगर, ऐसे क्रम लगाने को देता। तो आपको एक नजर देख रहे हैं कि आप यहाँ पे याद कर लें त्यूणी कहां पर है, चक्राता कहां पे है, कालसी कहां पर है, विकासनगर कहां पे है। तो 4 तहसील ये हो गई। फिर यहां पे थोड़ा नीचे आइए देहरादून, यहीं पर आपको डोईवाला, और फिर सबसे नीचे आपको मिलेगा ऋषिकेश। तो यहां पे ये 7 तहसील हो गई, त्यूणी, चक्राता, कालसी, विकासनगर, देहरादून, डोईवाला, ऋषिकेश। तो 7 तहसील हो गई। फिर आ जाइए ब्लॉक पे। देखिए ब्लॉकों की संख्या 6 है, और ब्लॉक में आपको सबसे पहले जो त्यूणी जो ऊपर है उसे हटा देना है। तो आपको सीधा जाना है चक्राता से। तो पहला हो गया चक्राता जो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे आपको वही कालसी, फिर वही विकासनगर, फिर नीचे आओगे आप यहाँ पे तो आपको मिलेगा सहसपुर, यहीं पर रायपुर, और यहीं पर डोईवाला। तो यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट मिल गए हैं, कौन कौन से, सहसपुर और रायपुर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो गया आपके 6 ब्लॉक। तो 6 ब्लॉक आपने देख लिए, चक्राता, कालसी, विकासनगर, तो ये मिल गए। फिर नीचे सहसपुर, रायपुर, डोईवाला, तो 6 ब्लॉक यहाँ पे ये हो गए। आगे और भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहां पे आप बात कीजिए दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा है कि देहरादून का कुल लिंगानुपात कितना है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। देहरादून का लिंगानुपात आपको पूछा है, तो लिंगानुपात देहरादून का कितना है, जरा बताइए कितना है। 802 है, 880 है, 902 है, या फिर 920 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा ये जो सी है ना, 902। तो देहरादून का जो कुल लिंगानुपात है वह है 902। देहरादून का लिंगानुपात 902, 902 देहरादून का लिंगानुपात। और यहीं पर अगर आपको 920 पूछा जाता तो ये तो उधम सिंह नगर का है। उधम सिंह नगर का कितना है, 920 है। सबसे कम किसका है, हरिद्वार का है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, यह भी आपको याद करना है। देखिए हरिद्वार की बात करते हैं तो हरिद्वार का अगर लिंगानुपात आपको पूछा जाए तो हरिद्वार का है 880। तो हरिद्वार का लिंगानुपात कितना है, 880, जो सबसे कम है। फिर उसके बाद देहरादून का 902 दूसरे नंबर पर, और तीसरा सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है, वह है 920। 920 कहां पर है, उधम सिंह नगर पर है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात जहां पर है वह है अल्मोड़ा,
1139, फिर रुद्रप्रयाग 1114 और पौड़ी की बात करें तो 1103। तो 1103 पौड़ी, रुद्रप्रयाग 1114 और अल्मोड़ा की बात करें तो 1139। अब यहां पे एक पॉइंट फैक्ट देखिए कि 962 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार और 963 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी 2001 से 2011 में जो लिंगानुपात में जो वृद्धि हुई वो कितने की हुई, वो हुई +1 की। तो +1 की वृद्धि हुई। और यहीं पर एक फैक्ट यहां पे ध्यान रख लेना कि 4 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 943 से कम है, यानी जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है उससे कम राज्य के जो कितने जनपद हैं, 4 जनपद है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। फिर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो अब आपको यहां पे करवाते हैं। देखिए, अनुसूचित जनजाति पूछा है। अनुसूचित जनजाति कहते हैं एसटी को, शेड्यूल ट्राइब को। तो ध्यान रखना ये क्या है, एसटी की पूछा है। तो एसटी के लिए कौन आरक्षित है? जी हां दोस्तों, एससी के लिए आपको मिलेगा, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चक्राता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब यहां पे देख लीजिए दोस्तों, यह है विधानसभा सीटें। विधानसभा सीट की बात करें तो देहरादून में जो विधानसभा सीटें हैं वो आपको कितनी मिलेगी, ये मिलेगी 10। कौन कौन सी मिलेगी? तो ये देखिए, सबसे पहले तो चक्राता देख लीजिए जो एसटी के लिए आरक्षित है। और यहीं पर अगर राजपुर की बात करें तो राजपुर भी क्या है, एससी के लिए आरक्षित है। और चक्राता से अभी वर्तमान में जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, वह कौन है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। काफी इंपोर्टेंट नाम है, काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो बताइए जरा इसका आंसर। खैर यहाँ पे विधानसभा की सीटें 10 हैं। और 10 की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक मसूरी हो गया। और मसूरी से आपको ध्यान रखना है, मसूरी से जो विधायक है उनका नाम है गणेश जोशी जी। और गणेश जोशी जी की बात करें तो इनके पास वर्तमान में कौन कौन सा पद है? एक है ये कृषि मंत्री भी हैं, सैनिक कल्याण और ग्राम्य विकास मंत्री। तो कृषि मंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री और ग्राम्य विकास मंत्री। तो ध्यान रखना, पूछा जाएगा, मंत्री पद से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मसूरी से कौन है? गणेश जोशी जी हैं। कौन कौन से पद है उनके पास? कृषि मंत्री हैं। तो पहले कृषि मंत्री कौन थे? सुबोध उनियाल थे। वर्तमान में कौन है? गणेश जोशी जी हैं। और इसके अलावा जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं वो भी यही हैं और ग्राम्य विकास मंत्री भी यही है। ग्राम्य विकास पूछा है, ग्राम पंचायत विकास मंत्री नहीं पूछा है, तो ध्यान रखना। अब यहां पे आ जाइए, थोड़ा नीचे आने पर आपको मिलेगा ऋषिकेश। और ऋषिकेश से आपको मिलेगा यह है प्रेमचंद्र अग्रवाल। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके पास जो मंत्री पद है वह है वित्त मंत्री का। वित्त मंत्री काफी इंपॉर्टेंट पद होता है। फिर इसके अलावा जनगणना मंत्री भी है, विधायी संसदीय मंत्री भी है और शहरी विकास मंत्री भी हैं। तो प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधानसभा सीट ऋषिकेश, और इनके पास जो पद है वित्त मंत्री का है, शहरी विकास मंत्री का है, जनगणना का है और जो विधायी संसदीय कार्य है वो इनके पास है। तो ये देख लिया। इसके अलावा विकासनगर मिलेगा, सहसपुर, धर्मपुर, रायपुर, देहरादून, डोईवाला। तो ये सभी क्या है, विधानसभा सीटें हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो होगी विधानसभा सीटें और इन्हें हमने यहां पे देख लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, जरा बताना कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद कौन सा है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने तो यहाँ पे देहरादून जनपद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब देहरादून जनपद के हम बारे में पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड जो हमारा बीएस नेगी सर का बुक पेज नंबर 10 है उसे पढ़ रहे हैं, तो निश्चित यहाँ पे देहरादून की बात की गई होगी। तो लेकिन अगर आप ये कहोगे तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें वह तो रुद्रप्रयाग में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग में, सर्वाधिक साक्षरता देहरादून में, सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून में, लेकिन सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग में। तो ध्यान रखना, इस चीज से कंफ्यूज मत होना। और सबसे कम महिला साक्षरता तो आप कहां जाओगे? सबसे कम महिला साक्षरता में आप उत्तरकाशी जाओगे। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहां पे है, क्वेश्चन नंबर यहां पे 9 है कि देहरादून जनपद का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बताइए जरा, देहरादून का क्षेत्रफल कुल कितना है? 3080, 3088, 3077 या 3090। तो बताइए कौन सा होगा? 3080, 3070, 3088, 3090। देखिए कंफ्यूजिंग शब्द दिए हैं, मालूम है आपको याद होगा, लेकिन फिर आप ऑप्शन देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज हो ना हो तो इसलिए आपको याद करना है। तो बताइए जरा क्या होगा? बी सही होगा, सी सही होगा या फिर ए सही होगा? क्या इसका सही होगा? तो बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है, यानी 3088। यह बिल्कुल सही है। तो 3088 बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना है देहरादून का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 3088 है। और यहीं पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं और बीएस नेगी सर की बुक से लास्ट है ये कि देहरादून नगर निगम का गठन कब हुआ। अब देहरादून नगर निगम की बात की गई है, तो नगर निगम का गठन कब हुआ? देखिए दोस्तों, नगर निगम का जो गठन हुआ वो हुआ 1998 में। ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल सही है। आप यहां पे देखिए और इसे अब डिटेल से डिस्कस करते हैं।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहां पे देखिए यह है देहरादून, और देहरादून की अगर बात करें नगर पालिका आपको पूछी जाए तो नगर पालिका का स्थापना जो हुई थी वो 1867 में हुई थी, और उसके अगले साल यानी 1868 में हरिद्वार नगर पालिका की स्थापना हुई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं नगर निगम की, तो 9 दिसंबर 1998 को 1998 में देहरादून नगर जो निगम है इसकी स्थापना हुई थी। सबसे बड़ा नगर निगम भी यही है, और जनसंख्या में सर्वाधिक जो सबसे बड़ा नगर निगम है यह भी कौन है, देहरादून ही है। और हरिद्वार की बात करें तो 2011 में, और हल्द्वानी की बात करें तो 2011 में। तो देखिए एच हरिद्वार हल्द्वानी 2011 है ना, और वार्ड भी यहां पे बराबर है, 60-60 है। फिर आ जाइए आप रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की, और इन तीनों का तो एक ही है यानी RRK, रुद्रपुर, रुड़की, काशीपुर। तो इसका क्या है 2013। तो रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की इन तीनों का जो नगर निगम है इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। और फिर यहां पे बात करें ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश करंट अफेयर का है, तो 8 दिसंबर 2017 को ऑफिशियल तिथि है, ध्यान रखना। और कोटद्वार की बात करें तो यह भी सेम तिथि को है, 8 दिसंबर 2017 को। और श्रीनगर आप देखोगे यहां पे 31 दिसंबर 2021 को, शायद अभी इसे पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन आपको यह तिथि फिर भी ध्यान रखनी है, 31 दिसंबर 2021। तो यहां तक दोस्तों ये था, हमने ये अब डिस्कस कर दिया। अब हम यहां पे बात करेंगे अपने पार्ट 2 पे, जो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा? हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी का पेपर, जो 4 दिसंबर 2021 को हुआ था। तो देखिए दोस्तों, यहां पे इस क्वेश्चन को डिटेल डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने पूछा है, यानी 11वां क्वेश्चन है कि यह बताइए जरा कि उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है। तो किस नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता है? छोलिया, लंगवीर, पांडव या फिर बरदा नाट्य नृत्य। तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? सोचिए जरा, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, A, B, C या फिर D, कौन सा इसका राइट होगा। तो देखिए इसके राइट आंसर की बात करें तो यहां पे मैं पहले पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, और इसका जो आंसर है दोस्तों वह मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर A, यानी छोलिया नृत्य। देखिए युद्ध शैली का ये नृत्य है, युद्ध शैली का नृत्य, तभी इसमें तलवार का यूज हो रहा है। देखिए अगर बात करते हैं युद्ध शैली के, तो राज्य में युद्ध शैली के आपको 3 नृत्य दिखाई देंगे, 3 नृत्य दिखाई देंगे जो काफी प्रसिद्ध है। पहला जो नृत्य है दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है सरो नृत्य। क्या है? सरो नृत्य। यह गढ़वाल क्षेत्र में होता है, गढ़वाल क्षेत्र में सरो नृत्य जो तलवार के साथ किया जाता है। फिर दूसरा आप यहां पे यही देखिए, जो प्रश्न आपको पूछा गया है यह है छोलिया नृत्य, छोलिया नृत्य। और छोलिया नृत्य की बात करें तो यह कुमाऊं में होता है, और यह भी क्या है? युद्ध शैली का नृत्य है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिलेगा, ध्यान रखना दोस्तों, वह है पोड़ा नृत्य। पांडव नहीं है, पोड़ा नृत्य है। और पोड़ा नृत्य की बात करें तो यह भोटिया जनजाति के द्वारा यह काफी प्रसिद्ध है, और यह भी क्या है? युद्ध शैली का नृत्य है। तो सरो, छोलिया, पोड़ा ये कहां से है? ये है। और बाकी जो आपको ये लंगवीर दिखाई दे रहा है ना, लंगवीर को एक ऐसा नृत्य है जो एक खंबे में चढ़कर डांस किया जाता है, यानी खंबे पर चढ़कर मेल पुरुष द्वारा, जो पुरुष होता है उसके द्वारा यहाँ पे नृत्य किया जाता है। तो ध्यान रख लेना इसे भी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, और इसका आंसर बताइए जरा दोस्तों क्या होगा कि कुमाऊं के किस कमिश्नर के काल में को कहा जाता है ना वकील, ना अपील और ना ही दलील। तो बताइए जरा कौन सा है। तो देखिए जो ये कमिश्नर था इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑप्शन नंबर जो आपको A, B, C या फिर D। जी हाँ दोस्तों, जो D है बिल्कुल सही है। अब देखिए एक फैक्ट तो आपने यहां पे देख लिया, ना वकील, ना अपील और ना दलील, यानी ये तुरंत ऑन द स्पॉट क्या कर देता था? अपने निर्णय ले लेता था, है ना, अपने मर्जी का मालिक था, क्योंकि पहले था, शुरुआती था तो मर्जी का मालिक था। तो ट्रेल यहाँ पे इसका राइट आंसर है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे यह भी ध्यान रखना है, अगर आपको बोले कि यहां से जैसे ट्रेल की बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए वैसे मालूम होगा, फिर भी जो नए स्टूडेंट्स उन्हें बता दें कि 2 तिथि ध्यान रखो, 1816 और 1816 के बाद आपको ध्यान रखने 1821, यानी 1816 में किसका? 1816 में जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अल्मोड़ा जेल की, अल्मोड़ा। और यहीं पर बात करें ये है पौड़ी का, तो अल्मोड़ा व पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 और पौड़ी जेल की स्थापना 1821 में। फिर देखिए अगला फैक्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है, यह ट्रेल एक ऐसा कमिश्नर हुआ, देखिए ट्रेल है यानी अंग्रेज है यानी ईसाई है, लेकिन ईसाई होने के बाद भी इसने जो तीर्थ यात्रा जो स्थान है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और भी स्थान है, वहां पे क्या किया? इसने बहुत रुचि दिखाई। जो मार्ग होते हैं उनकी मरम्मत करवाई, मंदिरों का मरम्मत करवाने का निर्माण कराया था इसने। तो इसलिए इसे ईसाई होकर हिंदू होने का इस पर आरोप लगाया जाता है। तो ईसाई होकर, ध्यान रखना, ईसाई होकर हिंदू होने का आरोप, ईसाई होकर हिंदू होने का
आरोप, तो ईसाई होकर हिंदू होने का आरोप किस पर लगता है? ये इसी पर लगता है, ये ट्रेल पर लगता है। ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और एक फैक्ट ध्यान रख लेना बाद में कि 1833 में, वैसे तो और भी बातें हैं, हम धीरे धीरे करके ट्रेल के बारे में डिटेल देखेंगे कि 1833 में इसने अल्मोड़ा में, कहां पे? अल्मोड़ा में 1833 में इसने अल्मोड़ा में नेटिव डॉक्टर, जो देसी चिकित्सक होते हैं, उसकी नियुक्ति करवाई थी। तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और एक फैक्ट मैं आपको पूछूंगा कि ट्रेल द्वारा कुल भूमि बंदोबस्त कितने कराए गए? भूमि बंदोबस्त इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने भूमि बंदोबस्त इसने करवाए? और 80 साल का जो भूमि बंदोबस्त हुआ, जो काफी इंपॉर्टेंट है, यह कब हुआ था? यह प्रश्न भी यूकेएसएससी ने पूछा है। तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि ट्रेल द्वारा जो भूमि बंदोबस्त कराया गया था, कब कराया गया था और कितने भूमि बंदोबस्त इसने करवाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का कि कंडवा क्या है? त्योहार, औजार, आभूषण या फिर नृत्य शैली? तो क्या इसका राइट होगा? बताइए जरा कि जो कंडवा है ये क्या है? त्योहार है, औजार है, आभूषण है या फिर नृत्य शैली है? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो बताइए दोस्तों क्या इसका राइट आंसर होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो ए, बी, सी या डी? तो देखिए इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है, औजार, यह गलत है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपके पास, जो आभूषण, यह बिल्कुल सही है। तो आभूषण यहां पे इसका राइट आंसर है। और एक ट्रिक हमने बहुत पहले अपने लिए याद करने के लिए बनाई थी, अपनी कॉपी में वगैरह, नोट्स के वगैरह। तो देखिए हमने अपने लिए याद करने के लिए ट्रिक बनाई थी, आप भी इसे याद कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है। देखिए पैर में जो, पांव में पहने जाने वाले जो आभूषण है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां पे पैर में कौन कौन से पहने जाते हैं? झांवर हो गया, जिसे झिमरा भी कहते हैं, पाजेब, जेवरी, पोटा, इमरती, लच्छा व पुलिया, कंडवा जो यूकेएसएससी ने पूछा है इसे ही सुदमन कहते हैं, और बिछुआ, तो बिछुआ तो काफी प्रसिद्ध है, खैर बिछुआ तो सभी कर लेंगे, लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसे याद कैसे करना है? इसे आपको ऐसे याद करना है, पैर के जो आभूषण है कि देखिए पोटा का जेवरी, कंडवा का इमरती और लच्छा का पुलिया सब झांझी है, उनके पैर लड़खड़ाते रहते हैं। तो उनके जो पैर है वो लड़खड़ाते रहते हैं, उनके पैर लड़खड़ाते रहते हैं, लड़खड़ाते रहते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि पोटा का जेवरी, कंडवा का इमरती, लच्छा का पुलिया सब झांझी है, उनके पैर लड़खड़ाते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये हो गया। आई होप दोस्तों आपको अच्छी लगी ये ट्रिक। तो दोस्तों ट्रिक अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो बात करते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन है कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि, तो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना कब हुई? 1906, 1910, 1918 या फिर 1925? तो बताइए जरा क्या है इसका राइट आंसर? देखिए दोस्तों यह प्रश्न मैं अभी जब आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी उस पे, ग्राम विकास अधिकारी वाले पे, तो मैं ये देख रहा कि 1906 कहां पे पूछा होगा। तब ध्यान से देखा कि हाँ जो नकल की थी, जो पर्चा था वो इसी का आंसर था, और इसका आंसर था ऑप्शन नंबर जो ए आपको 1906 दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब वो पर्चा मैंने देखा तो वहां पे सबसे पहले ऊपर मुझे 1906 दिखाई दिया। मैं सोचूं कि कहां पे होगा, क्या इसका आंसर होगा। फिर बाद में पता चला कि जो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि है इसका आंसर था 1906। तो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि 1906 में हुआ था। और इसके बारे में पूछा जाए तो ये किस लिए था? देखिए अगर थोड़ा डीप प्रश्न बने तो आप ध्यान रखना, जो खेतिहार जो भाबर न्यास निधि है ना, इसका निर्माण इसलिए करवाया गया था, इस निधि को इसलिए इकट्ठा किया गया था, जो इस क्षेत्र में, जो भाबर क्षेत्र में, जो तराई क्षेत्र में जो किसान वर्ग हैं उनके लिए दवा का एक उपचार हो पाए, यानी दवा की बात करें, पेस्टिसाइड्स की बात करें, उनकी व्यवस्था हो पाए। क्योंकि उस समय वहां पे मलेरिया की व्यवस्था हो गई थी, मलेरिया बहुत सारा फैल गया था और जो किसान लोग थे वो वहां से भागने लग गए थे। तो उनके लिए एक अलग फंड की नियुक्ति की गई और इसे ही कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि कहा जाता है। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। तो किसानों को दवा प्रोवाइड कराने के लिए इस न्यास निधि की व्यवस्था की गई थी। तो क्वेश्चन 14 ये हो गया। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कि उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है, आयोग ने जो माना है 1829 से, और आपको भी यही मानना है, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे है महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में है? तो एक ही नाम है और वह है उत्तर कुरु। क्या है? उत्तर कुरु। तो महाभारत में क्या कहा गया है? उत्तर कुरु कहा गया है। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसे भी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है। तो पहले 18 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताइए जरा कि 18 और 17 का आंसर क्या होगा, कि कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद ने लिखा और कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती थी। तो बताइए जरा क्वेश्चन 17 और 18 इसका आंसर क्या होगा? दीजिए आंसर जरा कमेंट बॉक्स में। ए 17 का आप ऐसा देना कि 17 का ए, 17 का बी, 17 का सी या 17 का डी, और 18 में से देना 18 का ए, 18 का बी, 18 का सी या फिर 18 का डी। तो क्या होगा इसका आंसर?
तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा, अगर 18 की बात करते हैं तो ये मिलेगा आपको कीर्ति शाह। क्या है? कीर्ति शाह। तो अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की जो उपाधि दी थी वो कीर्ति शाह को दी थी। अब यहां पे देखिए, हमने जब आपको कीर्ति शाह के बारे में पढ़ाया था तो उसके बारे में डिटेल से ये इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। तो फिलहाल मैं यहां पर रब कर लेता हूं जिससे आपको ये सांप दिखाई दे। तो देखिए कीर्ति शाह के बारे में, इसकी संरक्षिका का नाम था रानी गुलेरिया और कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दिसंबर 1898 में अंग्रेजों द्वारा दी गई। 1900 में इंग्लैंड में इसे 11 तोपों की भी सलामी दी गई। नाइट कमांडर अगले साल 1901 में दी गई और फिर इसे गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो फतेहपति शाह उसे भी कहा जाता है। तो यह भी आप ध्यान रखना। देखिए कंपेनियन ऑफ इंडिया 1898, फिर अगले साल यानी 2 साल बाद 1900 में 11 तोपे की सलामी। और फिर यहां पे आप ऐसे करना, देखिए दोस्तों आप ऐसे याद करना जैसे यह 1898 में कंपेनियन ऑफ दिया गया था, फिर इसे 11 तोपों की यानी 1 और 1 यानी 2, तो प्लस आप 98 में 2 करना तो 2 हो जाएंगे यानी 1 और 1 2, तो उसे 11 तोपों की सलामी 2 साल बाद यानी 1900 में दी गई। फिर अगले साल 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि भी दी गई थी। तो यह फैक्ट आप इस तिथि से अनुसार याद करना। फिर यहां पे कुछ और भी बातें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है कि 1894 में कीर्तिनगर किसने स्थापना की थी। 1897 में घंटा घर की स्थापना की थी, यानी घंटा घर बनाया था जो टिहरी में है। 110 मीटर लगभग इसकी हाइट थी। तो यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और बाकी 27 में ही 1898 में ही इसे पूर्ण अधिकार मिला था, यानी 98 में ही, और उसी समय कंपेनियन ऑफ इंडिया का इसे वो दिया गया, उपाधि दी गई थी। शिक्षा के मामले में इसने बहुत कार्य किए। संस्कृत, हिंदू, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी सभी भाषा में इसे महारत हासिल थी। हीवर्ट संस्कृत विद्यालय की इसने स्थापना की थी, जो जैसे प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की। हीवर्ट संस्कृत पाठशाला की स्थापना 1909 में इसने की थी। और श्रीनगर छात्रावास और टिहरी जो वेधशाला है इसके लिए भी इसने काफी फंड दिया था। फिर देखिए कृषि बैंक की स्थापना इसी के टाइम पे हुआ था। जो स्वामी रामतीर्थ इसी के काल में आए थे और इसी समय इन्होंने स्वामी रामतीर्थ को जापान भी भेजा था धर्म सम्मेलन के लिए। और बिजली की सुविधा इसी के काल में हुई थी, गोलगी सुविधा, है ना। और फिर यहाँ पे देखिए टिहरी नगर पालिका स्थापना यहाँ पे ये है। तो यह बातें थी दोस्तों कीर्तिचंद से, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर की बात करें नाटक राजा की, तो यह है उषा राघोदय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों ये हो गया है, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। तो यहां पे देखिए दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि जैसे हमने पिछले अगर 9 क्लासेस लिए ना, तो 9 क्लासेस में कम से कम हमने आपको रुद्रचंद के बारे में 3 बार रिवाइज करा दिया है और पूरे फैक्ट आपको रिवाइज कराए हैं। तो रिवाइज मस्ट होना चाहिए, रिवाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब आप रिवाइज करते हो तब आपको सब चीज आसानी से याद होती है। तो अब आपको सभी चीजें याद होगी होंगी, जैसे उषा राघोदय, सैनिक शास्त्रम, त्रैवणिक धर्म ग्रंथम किसने लिखी है? रुद्रचंद ने लिखी है। फिर इसी ने संस्कृत अध्ययन के लिए बनारस और कश्मीर भेजा था अपने यहाँ के स्टूडेंट को। केदारेश्वर जागेश्वर मंदिर किसने निर्माण करवाया था? हर्ष शिलादित्य इसे कहा जाता है। किसने कहा था? सिपरसा डबराल ने कहा था। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, कैनी, छेनी, छोड़ा छोड़ी, हलिये, पतलिये, ओली ब्राह्मण, चौथानी ब्राह्मण, इन सभी की नियुक्ति इसने की थी। और फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने आपको बताया था कि 1500 अगर 87 की बात करें तो इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और प्लस 1 साल बाद यानी 1588 में इसकी भेंट अकबर से लाहौर में हुई थी। तो ये फैक्ट थे अकबर के बारे में, रुद्रचंद के बारे में। और यहां तक तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर दीजिए जरा। देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्लास है और आप समझ ही रहे होंगे कि इसके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि देहरादून में गढ़वाली नामक पत्रिका, तो देहरादून में गढ़वाली नामक पत्रिका जो प्रकाशन हुआ ये 1903 है, गलत है। 1907 भी गलत है, 1900 भी गलत है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही है। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना, इसके 3 संपादक माने जाते हैं। कौन कौन से इसके संपादक है? गिरिजादत्त नेथानी, तारादत्त गेरोला और विश्वंभर दत्त चंदोला। और एक चीज यहां पे ध्यान रखना, जब इसका पहला प्रकाशन हुआ था तब सत्य शरण रतुड़ी जी, ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना, सत्य शरण रतुड़ी जी। तो सत्य शरण रतुड़ी जी की यहां पे पहली कविता प्रकाशित हुई थी, यानी इस पहले अंक में प्रकाशित हुई थी। और जिसका नाम क्या था? उठो गढ़वालियो, गढ़वालियो, उठो गढ़वालियो। तो उठो गढ़वालियो किसकी रचना थी? सत्य शरण रतुड़ी की थी। और यह कब प्रकाशित की गई थी? गढ़वाली नामक पत्र में पहले अंक में प्रकाशित की गई थी। और उठो गढ़वालियो किसका है? जो हमारी जो गढ़वाल रेजिमेंट है उनका भी प्रसिद्ध गाना है ना। तो उठो गढ़वालियो, गढ़वालियो के खून में उबाल चाहिए, है ना। तो यही है उठो गढ़वालियो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। और यह यहां पे लास्ट क्वेश्चन है इसका कि वारुणी पंचकोशी यात्रा। तो देखिए वारुणी पंचकोशी यात्रा आपको मिलेगी चमोली जनपद में तो नहीं, ये मिलेगा आपको उत्तरकाशी में। और यहां पे दोस्तों जो वारुणी नदी है ना, ये यहीं पर बहती है वर्णावत पर्वत से, जो उत्तरकाशी में है। और यहीं से जो वारुणी नदी आ रही है ये भागीरथी नदी में अपना संगम बनाती है।
है ना। ध्यान रखना, वरुणी नदी किसकी सहायक है? भागीरथी की सहायक है। कहां पे मिलती है? उत्तरकाशी में मिलती है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो यहाँ पे जो नदी मिल रही है ना, ये वरुणी नदी है, इसे श्यामल गाड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यामल गाड़। और वारुणी पंचकोशी यात्रा की बात करें तो इसमें लगभग 10 से 15 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा होती है। तो यहां तक ये था। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 8 हमारा 3 हो गया और पेज नंबर हम 60 से लेकर 80 तक। अब आप सोचे होंगे कि इतने सारे पेज क्यों हैं। देखिए दोस्तों, अजय रावत सर की अगर आप बुक देखोगे तो कभी तो आपको मिलेगा कि किसी एक ही पेज में आपको क्या मिलेंगे कि आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे भी आपको मिलेंगे कि आप 10-12 पेज पढ़ दोगे और उसके बाद भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन ही अच्छे मिल पाए। तो यहां पर भी ऐसा ही है, कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन नहीं थे। तो जो पेजेस काम के नहीं थे हमारे लिए वो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं। तो यहाँ से 60 से 80 तक के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करा रहे हैं और पिछले हमने काफी अच्छे भी डिस्कस किया था। तो फिलहाल इसका आंसर दीजिए कि अंतिम चंद शासक कौन था? मोहन चंद, मानवेंद्र चंद्र, महेंद्र चंद्र या देवी चंद? तो बताइए जरा क्या इसका राइट आंसर होगा। तो बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो मोहन, मानवेंद्र, महेंद्र या देवी, तो बताइए कौन सा है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है महेंद्र चंद बिल्कुल सही है। मोहन चंद के लड़का था, ये मोहन चंद का बेटा था। मोहन चंद इसके पिताजी थे। महेंद्र चंद उसके बाद गद्दी में बैठा और काफी इंपॉर्टेंट है और ये अंतिम शासक था। लास्ट में यह भाग गया था जब किसने आक्रमण किया था? 1790 में गोरखाओं ने आक्रमण किया था, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस चंद शासक को डोटी से कुमाऊं लाकर गद्दी में बैठा गया? अब ये थोड़ा अच्छा लेवल का प्रश्न है, तो बताइए जरा इसका क्या हो सकता है। देखिए, किसी चंद शासक को डोटी से कुमाऊं लाकर गद्दी में बैठाया गया था। तो इसे जो बैठाया गया था इसका नाम था दोस्तों कल्याण चंद। ध्यान रखना, ये बाद वाला कल्याण चंद है जो कल्याण चंद चतुर्थ के नाम से हम जानते हैं, बहुत बाद वाला, जो प्रदीप शाह के काल का था, जहां पर रोहेलों ने आक्रमण किया था 1743-44 में। उसी कल्याण चंद की हम बात कर रहे हैं और इसी को डोटी से लाया गया था और गद्दी पर बैठाया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रद्युम्न चंद की बात करें तो इसे ही प्रद्युम्न शाह भी कहते हैं, है ना। तो यहां भी ध्यान रखना। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे और क्वेश्चन नंबर 23 आपको पूछा है कि चंद शासन काल में चार थान क्या था? तो बताइए दोस्तों चार थान क्या था, इसका आंसर दीजिए जरा, क्या हो सकता है चार थान? तो क्या होगा, ए, बी, सी और डी? अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो थोड़ा फैक्ट वाले जो प्रश्न बनते हैं वो डायरेक्ट ऐसे बनते हैं कि चार थान क्या था। तो चार थान आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है, पंचायती कचहरी, यह बिल्कुल सही है। देखिए जो चार थान था ना दोस्तों, इसको पंचनवीशी भी कहते थे। क्या कहते थे? पंचनवीशी। तो ध्यान रखना, इसे पंचनवीशी भी कहते थे। और यह क्या था? यह एक प्रकार की क्या थी? पंचायती कचहरी थी। किसके काल में? चंद्रकांत के काल में। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये हो गया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और यह क्वेश्चन सरल है पर हमने रख दिया है। रखा इसलिए है क्योंकि यह प्रश्न यूकेएससी ने पूछा है और यूकेएससी ने अभी लगभग जो एग्जाम हुए थे, कन्या सहायक वाला शायद उस समय पूछा था या फिर रक्षक वाले में पूछा था कि चंद वंश में कुल कितने प्रकार के राजकर थे। और क्वेश्चन तो सरल है। ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है 36 बिल्कुल सही है और इसे ही छत्तीसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छत्तीसी कहा जाता था। तो ध्यान रखना, छत्तीसी किसे कहा जाता था? इसी को कहा जाता था जो 36 प्रकार के राजकर थे। अब यहां पे जो कर है दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है और इन करों के बारे में आप बताइए जरा कि क्वेश्चन नंबर 25 है कि चंद राज्य में राज सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो राज सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था, जरा बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो सी है, यह बिल्कुल सही है। राज सेवकों से यानी राज सेवकों के लिए जो लिया जाने वाला कर था वह कौन सा था? शुल्क कर था। कूद कर की बात करें तो कूद कर एक प्रकार का अनाज कर था, एक प्रकार का ध्यान रखना। अगर कूद की बात करें नगद के रूप में अनाज कर यानी वाला अनाज कर यानी नगद, एक प्रकार का अनाज कर लिख लेते हैं हम यहां पे, अनाज कर। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो यहां पे कूद कर था यह ऐसा कर था जो नगद के रूप में जो अनाज दिया जाता था, इसे ही क्या कहते थे? कूद कर कहते थे। सिरती कर की बात करें तो सिरतान भी यहीं से आया है और यह एक प्रकार का नगद कर होता था। यानी नगद कर क्या होता था? सिरती कर होता था। जो भोटिया जो व्यापारी होते थे, माल भाबर के जो व्यापारी होते थे, उनसे लिया जाता था। और मांगा कर की बात करें तो यह एक प्रकार का युद्ध कर होता था। जब युद्ध कभी होता था तो वहां पर लिया जाता था और इस कर में प्रत्येक जो नौजवान होते थे, नवयुवक होते थे, उनसे लिया जाता था। तो मांगा कर एक प्रकार का युद्ध कर, सिरती कर नगद करता था, जो भोटिया जनजाति या फिर भोटिया जो व्यापारी होते थे उनसे लिया जाता था। और कूद कर की बात करें तो एक प्रकार का अनाज के रूप में लिया जाने वाला नगद कर, ठीक है। और शु कर की बात करें तो यह एक प्रकार का ऐसा कर जो राज सेवकों के लिए लिया जाता था। तो चार कर आपने ये देख लिए। अब नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है और पूछा है कि सिंगाली जो ताम्रपत्र है इसमें किस कर का उल्लेख किया गया है? तो बताइए जरा किस कर का उल्लेख है? मिझारी कर का, टांड कर का
हिलयानी कर का या फिर हिलयानी अधूल कर का या न्योवाली कर का? तो बताइए जरा, ए बी सी और डी कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका सही क्या होगा, देखिए दोस्तों इसका जो सही होगा वह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है, हिलयानी अधूल कर। यह बिल्कुल सही है। और यह कर कब लिया जाता था? यह कर लिया जाता था वर्षा काल में। वर्षा काल में लिया जाने वाला जो कर था वो यही था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था हिलयानी अधूल कर। वर्षा काल में सड़क मरम्मत के लिए लिया जाता था, सड़क मरम्मत के लिए। तो सड़क मरम्मत के लिए लिया जाने वाला ये एक प्रकार का कर था, हिलयानी अधूल कर। और यह कब किस में हमें पता चलता है? सिंगाली ताम्रपत्र में हमें पता चलता है। फिर यहां पे जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यह है टांड कर। देखिए सूती और ऊनी व्यापारियों से लिया जाने वाला कर था, सूती ऊनी। तो सूती जो ऊनी है, यहां पे जो सूती ऊनी जो व्यापारी, सूती ऊनी व्यापारियों से लिया जाने वाला कर, से लिया जाने वाला कर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पे यह है कि सूती ऊनी व्यापारियों से लिया जाने वाला जो कर था वह था टांड कर। हिलयानी अधूल कर वर्षा काल में सड़क मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर था। और मिजारी कर की बात करें तो यह कामगारों के लिए लिया जाता था। जो कामगार होते थे चंद राजाओं के, कामगारों के लिए तो कामगारों के लिए लिया जाने वाला जो कर था वह कौन सा था? मिजारी कर। और न्योवाली कर की बात करें तो यह न्याय पाने के लिए होता था, न्याय पाने के लिए। तो न्याय पाने के लिए कौन सा कर था? तो यह कौन सा था? न्याय पाने के लिए उस कर का नाम क्या था? ध्यान रखना दोस्तों, न्याय पाने के लिए जो कर था इसका नाम था न्योवाली कर। तो यहां पे आपने देख लिया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, और इसका आंसर दीजिए जरा कि चंद काल में एक प्रकार का कुली बेगार कर था, यानी एक प्रकार का कुली बेगार, यानी उनसे काम कराया जाता होगा और उसे उसका जो मेहनता है वो नहीं दिया जाता होगा। तो कौन सा कर था? खैनी कपिलिनी, बखनिया, कूद कर या फिर डाला कर। तो क्या इसका सही होगा? डाला, खैनी कपिलिनी या फिर बखनिया या फिर कूद कर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जरा आप, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ए बी सी या फिर डी? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर जो बी है, खैनी कपिलनी कर। यह बिल्कुल सही है। और यहीं पर अगर डाला कर की बात करें तो ये कहां पे लिया जाता था? डाला कर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो यह कर लिया जाता था डाला कर, ये जो गांव के सयाने होते थे ना, जो बूढ़े लोग होते थे, क्योंकि सयानों की नियुक्ति की जाती थी, वही कर वसूलने का काम करते थे मुख्यतः। तो गांव में जो सयाने होते थे उन्हें अनाज के रूप में दिया जाने वाला जो दस्तूर था उसे ही डाला कहते थे। तो क्या है? ग्राम के सयानों के लिए, ग्राम सयानों। तो ध्यान रखना दोस्तों, गांव के सयानों, यहां पे लिख लेता मैं सयानों। देखिए ग्राम के सयानों या फिर सयानों के लिए, ग्राम सयानों के लिए अनाज के रूप में दिया गया नगद, अनाज के रूप में दिया गया नगद। तो अनाज के रूप में दिया गया नगद, तो नगद क्या था? यह अनाज के रूप में जो दिया गया जो नगद होता था, यानी अनाज के रूप में जो दिया जाता था, दस्तूर दिया जाता था, यह होता था डाला कर, जो गांव के सयानों के लिए किया जाता था। खैनी कपिल ने आपने देखा कि यह चंद काल में एक प्रकार का कुली बेगार का कर होता था। और बखनिया कर की बात करें तो यह राजा के सहीसों के लिए लिया जाता था, राजा के सहीसों के लिए। तो राजा के सहीसों के लिए, तो राजा के सहीसों के लिए लिया जाने वाला कर बखनिया कर था। और कूद कर तो हमने आपको भी बताया था, जो काफी इंपॉर्टेंट था। कूद कर का मतलब क्या था? कूद कर का मतलब था कि नगद के रूप में जो अनाज लिया जाता था उसे कहते थे कूद कर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, और यह प्रश्न हमने इसलिए रखा क्योंकि यह ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। और इसका राइट आंसर आपको बताना है कि जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 है, इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस राजवंश की कोई भी मुद्रा हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। देखिए वैसे तो अगर हमें इसके बाद में साक्ष्य मिले थे जैसे चंद राजवंश की मुद्राओं की, लेकिन आयोग ने नहीं माना, तो आपको भी अब नहीं मानना है। तो क्योंकि इस बार यार आयोग ने ऐसे प्रश्न दिए जो काफी विवादित थे, चंद राजवंश का हमें कोई भी मुद्रा नहीं मिलती है, लेकिन बाद में प्रमाण मिला है। कुछ स्टूडेंट ने प्रूफ देकर बताया था, कुछ जो बुक्स होती हैं उनके पब्लिक के माध्यम से, जो पब्लिकेशन होता है उनके माध्यम से बताया था कि यहाँ पे इनकी जो मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई हैं, लेकिन आयोग ने नहीं माना। तो आपको भी नहीं मानना है, चंद राजवंश से ही है, यानी चंद राजवंश की अभी तक हमें कोई भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। फिर यहाँ पे है रुहेलखंड के, तो रुहेलखंड के आक्रमण कब हुआ था? 1743-44 में हुआ था। और किसके काल में हुआ था? ये हुआ था कल्याण चंद के काल में। वही कल्याण चंद जो हमने शुरू में बताया था, जिसे कुमाऊं से डोटी राज्य से लाया गया था और प्रदीप शाह के समकालीन था ये, है ना। तो यहां तक ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है कि चंद शासक काल में कुख्यात कारागार के लिए प्रसिद्ध था।
अब आपने कारागार के लिए कौन सा प्रसिद्ध था ये बताना है, फड़काकोट, सौर क्षेत्र, सीरा क्षेत्र या फिर ढिकुली। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा सीरा क्षेत्र। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला प्रश्न है, ध्यान रखना सीरा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध था, ये था। अब बात करते हैं यहाँ पे परीक्षा वाणी की, और लास्ट पेज है ये दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने है तो ये परीक्षा वाणी के प्रश्न थे, लेकिन परीक्षा वाणी में कुछ फैक्ट थोड़ा गलत थे, तो हमने यहाँ पे इन फैक्टों को अजय रावत सर की बुक से फैक्ट को कंपेयर करके फिर ये आपके सामने रख दिए हैं। ये हमने बहुत पहले भी करवाए थे, उसी को हमने यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि अभी हमारा यही वाला पार्ट है जो परीक्षा वाणी में चल रहा है, तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यह उत्तराखंड युवा परिषद के सदस्यों द्वारा संसद का घेराव किस वर्ष किया गया, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो कब किया गया, तो देखिए दोस्तों ये किया गया था 1978 में, और स्थापना कब हुई थी अगर पूछा जाए उत्तराखंड युवा परिषद की, तो 1976 में हुई थी। फिर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जयानंद भारती ने डोलापाल के आंदोलन, तो डोलापाल के आंदोलन 1930 में हुआ था। स्वाधीन प्रजा जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसकी बात करें स्वाधीन प्रजा की, तो इसका प्रकाशन अल्मोड़ा से होता था, 1930-33 तक रहा था, और विक्टर मोहन जोशी जी ने इसका प्रकाशन किया था। तो विक्टर मोहन जोशी जी ने किसका प्रकाशन किया था, स्वाधीन प्रजा का, 1930-33 में। कहां से, अल्मोड़ा से। विक्टर मोहन जोशी काफी इंपॉर्टेंट नाम है। और 45वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी 35 में से यहाँ पे 45 यानी 5वां क्वेश्चन है हमारा कि गैरसैंण विधानसभा भवन का शिलान्यास तो कब किया गया, गैरसैंण विधानसभा भवन का, तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए गैरसैंण विधानसभा की बात करें तो ये हुआ था जनवरी 2013 को, जनवरी 2013 को। और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात करें तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्च 2020 यहाँ पे है। और कौशिक समिति की बात करें तो ये भी हमने पिछले काफी क्लास में डिस्कस कर दिया है। और कौशिक समिति की बात करें तो इसने 3 मंडल बनाए थे, है ना। और फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड वृक्ष मानव, तो वृक्ष मानव विश्वोधर सकलानी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया, 1986 में दिया गया। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो, भैरवदत्त धूलिया है। और यहाँ से ध्यान रखना कर्मभूमि का प्रकाशन भी किया था लैंसडाउन से 1939 में, जिनके सहयोगी भक्त दर्शन जी थे। और भक्त दर्शन जी की बात करें तो उनका मूल नाम क्या था, राजदर्शन था। और उनकी जो रचना है गढ़वाल का दिवंगत विभूतियां, सुमन स्मृति ग्रंथ और राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ। तो यह था दोस्तों आज की महत्वपूर्ण क्लास। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको नई वीडियो में।